आईनी तरमीम की बात होती है तो बहुत से सवाल जहन में उठते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके दूरस नताइज क्या होंगे। जब से हमने 1973 का आइन इख्तियार किया तकरीबन 52 साल हो गए हैं और हमने इसमें 26 तरमीम तो कर ली हैं, 27वीं होने जा रही है और तकरीबन 270 के करीब आर्टिकल्स जो हैं वो रीशेप हो चुके हैं। सेठ साहब, क्या तब से लेकर अब तक कोई भी आइनी तरमीम अवामी मफाद में की गई है, या जैसे आज आज़म नज़ीर तारिक साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है बल्कि ये कौमी मफाद में है, कौमी मफाद में की गई? पहली बात तो ये है कि कौमी मफाद होते क्या हैं। यहाँ तो कौमी मफाद से मुराद होती है जो मफाद एग्जीक्यूटिव, आवाम के लिए तो कुछ नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, अब आपको बता देता हूँ कि ये करते क्या रहे हैं जब से ये आइन आई है। पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो उस वक़्त कोई आइन नहीं थी। इंडिया ने फ़ौरन अपनी एक आइन बना ली और पाकिस्तान ने कोई आइन नहीं बनाई। और वो गवर्नर जनरल्स, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आपस में पावर शेयर करती रही। फिर 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया जो कि 1935 की ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन थी फॉर इंडिया। उसको तब्दील कर के थोड़ा सा बना लिया, मगर वो 2 साल नहीं चली। उसके बाद अयूब खान साहब, जनरल अयूब खान, वो लेटर बिकेम फील्ड मार्शल, उन्होंने सीज कर लिया पावर, मार्शल लॉ लगा दिया और 1962 में वो एक अपनी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक कॉन्स्टिट्यूशन लाए जिसमें कोई एडल्ट फ्रेंचाइज इस किस्म की नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी, और एक लिमिटेड किस्म की इलेक्टेड था जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने सेंट्रलाइज्ड यूनिट्स बना लिए। अच्छा, वो अयूब खान साहब जब गए तो वो भी फारग हो गई जी। और उसके बाद आपको पता है बांग्लादेश अलग हो गया, बिकॉज वो जो 4 प्रोविंसेस थी उनको उन्होंने एक बना लिया। पंजाब वाले, ये इधर का जो हिस्सा है वेस्ट पाकिस्तान, उधर ईस्ट पाकिस्तान 2 यूनिट करके उन्होंने चलाने की कोशिश की। वो नहीं चल सकी उनसे, वो लोग नाराज़ हो गए, वो चले गए। अगली इलेक्शन हुई, वो जीत गए, उसको बात नहीं मानी और फारग हो गए। भुट्टो साहब आए और उन्होंने आके फिर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया में थी उसको सामने रख के और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में बहुत एक जैसी थी और इसमें बहुत से अहम वकला हजरात ने काम किया। बड़े ज़बरदस्त लोग थे, महमूद अली कसूरी जैसे लोग, इस वक्त खुर्शीद कसूरी साहब के वालिद, ही वाज वन ऑफ द मेन पीपल हु वर्कड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बड़ी ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। इसीलिए वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन थी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थी और उसके ऊपर सारी सियासी जमातों ने अंगूठा लगाया जाके, क्योंकि कंसेंसस के साथ बनी थी, इत्तेफाक के राय से। तो वो इसलिए डेमोक्रेटिक भी थी, ना होती तो मान देना। फेडरल जो लोग नेशनलिस्ट थे, सब नेशनलिस्ट थे, सब ने बात मानी क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, हर किस्म के फ्रीडम्स दिए गए जी। मगर फिर क्या हुआ, भुट्टो साहब बन गए। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि 1974 में उन्होंने कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया जी, जो आज तक आइन के अंदर है, सेकंड अमेंडमेंट जी। इट वाज द सेकंड अमेंडमेंट 74 में जी। उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड अमेंडमेंट आया एक। अब भाई मैं इसलिए इसको नोट कर रहा हूँ। थर्ड अमेंडमेंट क्या था, वो जो आज़ादी दी थी ना अरेस्ट से बचने की या ड्यू प्रोसेस वगैरह की, वो भुट्टो साहब ने वापस ले ली। अच्छा। और एक कानून बना दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि आपको, हमें शक है कि आप गड़बड़ करने जा रहे हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट करने जा रहे हैं, हमने पहले ही पकड़ लिया आपको, अभी एविडेंस है कोई नहीं, बस हमारा ख्याल है कि आप गड़बड़ करेंगे, तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये कभी सुना नहीं था हमने कहीं भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का, मगर भुट्टो साहब ने जो आज़ादी दी थी थोड़ी बहुत वो वापस ले ली आवाम से, ठीक, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन आ गई। ओके जी। और हर बात को उन्होंने कहा एंटी स्टेट, जो चीज़ हो जिसको किसको पकड़ना होता था पकड़ के अंदर फेंक देते थे, और जब पूछा जाता था क्यों पकड़ा, ये बंदा ही एंटी स्टेट है। तो क्या है, क्या प्रूफ क्या है, एविडेंस दें, होगा जी नहीं, वो तो देखे ना जिस किस्म की इसकी जो सोच है एंटी स्टेट सोच है, तो इसको प्रिवेंट कर लिए, कल को गड़बड़ करेगा, हमने पहले ही अंदर कर दिया हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर। अच्छा, उसके बाद जनाब फिर उन्होंने ये तब्दीलियाँ करनी शुरू की, अमेंडमेंट्स की, जो कि उन्होंने टोटल अमेंडमेंट 7 की अपने 5 साल में, 73 to 77 में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात उन अमेंडमेंट्स की थी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पहले डिस्पर्सल ऑफ पावर थी, फिर सेंट्रलाइज कर लिया, इर्तिकाज़ कर लिया पावर का। और उसी ज़माने में भुट्टो साहब ने
कि उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान के अंदर जो नेशनल अवामी पार्टीज़ की गवर्नमेंट्स थी जो इलेक्शन में मेजॉरिटी के साथ आई थी उन प्रोविंसेस में, उनको डिसमिस करके वहाँ गवर्नर्स रूल लगा दिया और सेंट्रलाइज कर लिया पावर सारा। दैट्स व्हाट ही डिड। उसके बाद जनरल ज़िया आ गए 77 to 88। उन्होंने 97 मॉडिफिकेशंस किए, जिनमें से 3 फॉर्मल अमेंडमेंट से 8th, 9th and 10th। और जो 8th अमेंडमेंट था वो तो आपको पता ही है, जो सारे मार्शल लॉ जो लगाया था उसको कवर दे दिया, ठीक है, और अपने पावर्स को बढ़ा दिया, 58(2)B लगा दिया कि जनरल साहब जो थे या प्रेसिडेंट भी थे, और जिसको चाहे रखें और जिसको चाहे निकाल दें, और कोई चैलेंज ही नहीं होता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता, सुप्रीम कोर्ट जो कहते दोनों कर देंगे। अच्छा, तो वो आ गया। साथ साथ उन्होंने फिर अपने आप को लेजिटिमेसी देने के लिए तो उन्होंने कहा कि जी अब हम इस्लामिक प्रोविजंस करेंगे, शरीयत कोर्ट्स होंगे, जुडिशरी को चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने भी जुडिशरी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज प्रोटेक्शन लेनी थी। अच्छा। उनको भी टाइट करना था, नजरिया ज़रूरत। और पार्लियामेंट की जो सॉवरेंटी थी वो कम कर दी, मजलिस शूरा बना के उसको फारग कर दिया और हैंड पिक्ड लोगों को रखना शुरू कर दिया वहाँ। इलेक्शन तो 85 में हुए ना, उससे पहले तो वही चल रहा था सारा कुछ ड्रामा। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड अंडर ज़िया, ठीक है। और प्रेसिडेंट सुप्रीम था और पार्लियामेंट जो थी वो हैंड पिक्ड पार्लियामेंट थी, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर आइए आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी, तो ये कमज़ोर होते गए ना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो अवामी थी और जमहूरी थी वो कमज़ोर होती गई। भुट्टो साहब ने भी कमज़ोर कर दी जिन्होंने बनाई थी, उसके बाद ज़िया उल हक ने कमज़ोर कर दी। अच्छा, जो आया उसने भी किया, स्ट्रॉन्ग नहीं किया, सिविलियन एंड मिलिट्री अपने अपने मकसद के लिए। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई जी, उन्होंने से एक छोटी मोटी बात कराई कि जो नेशनल असेंबली की जो टर्म थी 3 साल थी ओरिजिनल आइन में, उन्होंने 4 साल कर दी। वो कोई ख़ास बात नहीं हुई। मगर मियाँ साहब 90 में जब आए तो उन्होंने फिर स्पेशल कोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए अपने ओपोनेंट्स को टाइट करने के लिए। स्पेशल कोर्ट्स, देखो ना, ये होता है कि अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए आप अदालतों इस्तेमाल करते हैं। तो मियाँ साहब ने भी वही काम किया। वो रहे 90s में रहे ना, तो वो 13वीं और 14वीं अमेंडमेंट्स भी लेके आए वो, जब वो दूसरी दफ़ा आए। और उस दफ़ा जब वो आए तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पावर वापस ले लिए, जो कि पहले 58(2)B प्रेसिडेंट के पास था, लगारी साहब के पास था, वो उन्होंने वापस अपने पास ले लिया और प्रेसिडेंट साहब को फारग कर दिया बेसिकली जी। ये खेल जारी रहा, ये खेल जारी रहा। सिविलियंस अपने आप को और मजबूत करते गए और आइन को और कमज़ोर करते गए, जो बैलेंस ऑफ पावर्स थे सारे। मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने 37 मॉडिफिकेशंस की, 17th अमेंडमेंट किया, अपने ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर अपने पावर्स को रिस्टोर किया, तगड़े हो गए, फिर भी वही वापस ले लिया सब कुछ। तो और तगड़े प्रेसिडेंट रहे। मगर फाइनली जब जरदारी साहब आए तो फिर ये 18th अमेंडमेंट हुई, जिसमें फिर प्रेसिडेंट को वापस पावर्स मिल गए, सिविलियंस को थोड़े बहुत पावर्स मिल गए वापस। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो उनके पास फिर पावर्स थे और ये आनियाँ जानियाँ चलती रही। और अब आपने देख ही लिया क्या हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव पावरफुल हो गई हैं। एग्जीक्यूटिव पहले से पावरफुल हो गई है, जुडिशरी कमज़ोर हो गई है। यानी जिसको जब जो दरकार था उसने हस्बे ज़रूरत, जिसका हाथ हावी था, भारी था, वो ले गया। आजकल हाथ कहीं और भारी है। ठीक, अच्छा, ये जितनी भी आपने अमेंडमेंट्स गिनवाई, उसके लिए तो एक हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो बताए कि फिर उसके असरात क्या हुए हमारे फैब्रिक पे, पॉलिटिकल फैब्रिक पे। लेकिन अभी वक्त महदूद है, तो मैं फौरी तौर पर आपसे जानना चाहूँगी कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है टॉक्स फेल होने के बाद? मैंने कहा था फेल हो जाएंगी, फेल हो गई। आपने जी पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी। ठीक है, उन्होंने कोशिश की, नहीं वो नहीं मानेंगे, उन्होंने बता भी दिया था क्यों नहीं मानेंगे। अब क्या होगा मैं आपको बता दूँ। अब ये होगा कि ये जो आपस में जंग हो रही थी वो तो अभी नहीं शुरू होगी, मगर हम एक्शन लेंगे टीटीपी के खिलाफ। जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम एक्शन लेंगे, इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। इनसाइड अफगानिस्तान भी हम लेंगे। और अगर किसी स्टेज पे और मैं समझता हूँ कि अफगान हुकूमत कुछ नहीं करेगी, वो टीटीपी की हेल्प नहीं करेगी, मगर हमारे खिलाफ भी नहीं खड़ी होगी, छोड़ डालेगी। और जैसे पहले किया था ना, हमला कर दिया था, अब वो नहीं करेंगे। और प्रोटेस्ट करेंगे, रोना धोना करेंगे, ड्यूरेंट लाइन की बात करेंगे। मगर जैसे पहले उन्होंने हमला कर दिया था, जनाब टैंक शैंक ले आए थे, वो फिर चंगी पिटाई हुई तो फिर भाग गए। तो अब वो चीज़ नहीं होगी। अब हम वी विल कंटिन्यू टू डू आवर व्हाटएवर वी हैव टू डू टू प्रोटेक्ट अस। और इंडियन डिक्टेशन लेते रहेंगे, इंडियन हाथ उसमें एक्टिव रहेगा। इंडिया जो है वो तो अब इंटरफेयर तो करेगा, वो कर भी रहा है और भी करेगा।
ठीक है, तो ये है मुस्तकबिल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का। सीज़ फायर बरकरार है, कहा जा रहा है कि उम्मीद यही रखी जाएगी कि ये बरकरार है, लेकिन